मैं इस वक्त बैठा हूँ समुद्र तल से कोई लगभग 9000 फुट की ऊंचाई पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवम, जिनका चिकित्सा क्षेत्र का अनुभव 10 सालों से भी ज्यादा का है। ये लेह लद्दाख की इस यात्रा का, इस ट्रिप का उन्हें ख्याल आया कैसे? ऐसी यात्रा मैं अपनी कार से सेल्फ ड्राइव करके पहले भी कर चुका हूँ। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उन्हें किस प्रकार की परेशानियां सामान्य रूप से आ सकती हैं? एक प्रोसेस कहते हैं जिसको कहते हैं हाई एल्टीट्यूड एक्लिमेटाइजेशन शेड्यूल। आपको एक्लिमेटाइज होने की जरूरत पड़ती है। आप इसे हमारी हीरोपंती ना समझें। एक प्लान्ड वे में सारे गियर अपने साथ में रखें। तो ऑक्सीजन की जो महत्ता है हमारे शरीर में, उसके दो सबसे बड़े शत्रु हैं, एक शराब और दूसरा धूम्रपान का सेवन, स्मोकिंग। मैं कहना चाहूंगा से नो टू अल्कोहल। दारू को कोई कुछ ना कहें, है ना। ह्यूमैनिटी इज माय रिलीजन। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजीत, आपका कहानी वाला, और मेरे पीछे की वादियां देखकर अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम कश्मीर की वादियों में हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त बैठा हूं समुद्र तल से कोई लगभग 9000 फुट की ऊंचाई पर सोनमर्ग की वादियों में। और मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही करीबी परिचित डॉक्टर साहब और उनके बहुत बचपन के पुराने मित्र हमारे इंजीनियर बाबू। करवाता हूं आपकी मुलाकात हमारे आज के अतिथि, हमारे डॉक्टर साहब से। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवम, जिनका चिकित्सा क्षेत्र का अनुभव 10 सालों से भी ज्यादा का है। आइए मिलते हैं डॉक्टर शिवम से। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद। इस पॉडकास्ट पे हम यहाँ तक आए और हम ये पॉडकास्ट शुरू कर पा रहे हैं। एंड मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, आदाब देवियों और सज्जनों। तो हम यहाँ अभी 9000 फीट पे सोनमर्ग की बर्फीली वादियों में बैठे। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारा थाजीवास ग्लेशियर है ना। यहाँ पे लोग, पर्यटक बहुत उत्सुकता से यहाँ पे घूमने आते हैं, बर्फ देखने आते हैं, स्कीइंग करने आते हैं, स्नो स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आने का जो सफ़र है ये 2 तरह से किया जा सकता है। या तो आप उधमपुर तक आप आ जाओ, ट्रेन से आ जाओ, उसके बाद आप कैब ले लो, यहाँ पे जो यहाँ के लोकल कैब चलती हैं उससे आ जाओ, या फिर अपनी गाड़ी से खुद से आप ड्राइव करके भी आ सकते हो। यहाँ पे रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। आप वादियों का लुत्फ बिल्कुल अपने तरीके से उठा सकते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि असल में ये डॉक्टर साहब का ही ख्याल था कि हम लेह लद्दाख का रुख करें, लेकिन अब लेह लद्दाख के लिए हमें रास्ता इन दिनों बंद मिला है, तो अब हम सोनमर्ग में हैं और यहीं से हमारी वापसी होगी। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि ये लेह लद्दाख की इस यात्रा का, इस ट्रिप का उन्हें ख्याल आया कैसे? दरअसल बात यह है कि ये जो लेह का जो एक एप्रिकॉट ब्लॉसम सीजन होता है, जिसमें एक गुलाबी रंग के एक स्पेशल फूल खिलते हैं, पूरी वादी जो होती है वो एक गुलाबी परतों में चढ़ जाती है। तो ये बहुत ही अनोखा दृश्य है। लोग इसको देखने बहुत दूर दराज से आते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे हम इस सीजन में भी एक बार देख के आएं। ऐसी यात्रा मैं अपनी कार से सेल्फ ड्राइव करके पहले भी कर चुका हूँ 2 साल पहले। बट मैं सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ट्रिप अरेंज किया जाए जिससे कि ये बर्फीली वादियों के बीच में एक गुलाबी खुशनुमा माहौल एक अलग तरीके से एंजॉय किया जाए। वैसे आप सभी को बता दूं कि हमारी इस वक्त 3 की तिकड़ी है और ये बड़ी परफेक्ट और बैलेंस्ड टीम कही जा सकती है घूमने फिरने के लिए। पीछे हमारे किसी भी प्रकार के तकनीकी सपोर्ट के लिए इस कैमरे के पीछे हमारे इंजीनियर बाबू, हमारे इंजीनियर मित्र बैठे हैं। उनका आभार हमारी तरफ से। और चिकित्सा के जो महारथी हैं, जो मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हमारे डॉक्टर बाबू। और मैं आपका कहानी वाला, जो आपको ये सब कहानियां सुना रहा हूं, और साथ ही अच्छी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोस कैप्चर करने की मैंने कोशिश की है। अब एक जरूरी बात, 9000 फीट की ऊंचाई कहने में बड़ी रोमांचक लगती है, लेकिन जैसे ही हमने श्रीनगर पार किया, चूंकि ये मेरा इतनी हाइट पर, इतने हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार आना था, एक आम आदमी के तौर पर मुझे सांस की थोड़ी सी परेशानी हुई। थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी सांस फूल रही हो और सांस भारी आ रही हो। पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे साथी खुद डॉक्टर साहब थे और इन्होंने सिर्फ मानसिक तौर पर ही मुझे जरा सा काउंसल करके, मुझे जरा सी सलाहें देके
लंबी सांस लेना है, ये करना है, वो करना है। इन्होंने मुझे बहुत इजीली काम डाउन किया और मेरी परेशानी हल हुई। पर मेरी तरह कई ऐसे लोग आते होंगे जिनका पहली बार होता होगा इतनी ऊंचाई पर आना, और उन्हें यकीनन इस तरह की परेशानी आती होगी। तो आइए जानते हैं मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर साहब से कि जो लोग पहली बार आ रहे हैं उन्हें किस प्रकार की परेशानियां सामान्य रूप से आ सकती हैं और उनका प्राथमिक उपचार या फिर उनसे बचा कैसे जाए वो सुझाव देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा शरीर है वो इतने हाई एल्टीट्यूड के लिए नहीं बना है। तो एक प्रोसेस कहते हैं जिसको कहते हैं हाई एल्टीट्यूड एक्लिमेटाइजेशन शेड्यूल, है ना। तो अब जैसे पर्वतारोही हैं तो उनको भी वहां तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप उनको आगे बढ़ना पड़ता है। पहले कुछ दिनों वो रेस्ट करते हैं, फिर कुछ दिनों वो स्लो वॉक करते हैं, फिर कुछ दिनों वो कुछ मीटर तक स्टीप वॉक करते हैं, फिर इसके बाद वो माइनर एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो इस तरह से वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में अपना शेड्यूल जो है इस तरह से प्लान करते हैं कि उनकी बॉडी इस एल्टीट्यूड के हिसाब से एक्लिमेटाइज हो जाए। यूजुअली क्या होता है कि दर्शकों का उत्साह इतना ज़्यादा होता है इसमें कि वो सोचते हैं कि वो फटाफट सब कुछ देख लें, फटाफट सब कुछ कर लें। बट ये जो एक ट्रिप है, आप इतने एल्टीट्यूड पे आ रहे हो तो आपकी बॉडी अभी इस तरह के एल्टीट्यूड को एक्सेप्ट करने में 1 से 2 दिन उससे ज़्यादा भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह से फिजिकली फिट है, मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो, साइकोलॉजिकली आप कितने स्ट्रांग हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आपकी बॉडी एक 9000 फीट जहां आप कभी ना गए हो, पहली बार जा रहे हो, तो उस तरह की सिचुएशन के लिए, हार्श एनवायरनमेंट के लिए, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, स्नोफॉल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उसके लिए आपको एक्लिमेटाइज होने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेडिकल एंगल से देखा जाए तो हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो यात्री जाते हैं या जो लोग जाना पसंद करते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसे 2 दिन पहले से शुरू होती, फिर 2 दिन बाद पहुंचने के 2 दिन बाद तक उसको कंटिन्यू किया जाता है। बट मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ का प्लान करें, आप एक शांत मन से एक प्लान्ड वे में सारे गियर अपने साथ में रखें। लेयर्ड क्लॉथिंग बहुत ज़रूरी है, विंटर सॉक्स, वाटरप्रूफ शूज़, है ना। गॉगल्स का स्पेशली बहुत ध्यान रखना है क्योंकि गॉगल्स एक ऐसा, यहाँ पे देखने में तो हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन सूर्य की किरणें जो यहाँ पे पड़ती हैं उससे यूवी रिफ्लेक्शन बहुत तेज होता है, जिसे हम स्नो ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जो कि बहुत बहुत कॉमन है। तो इसके लिए आपको यूवी कट ग्लासेस भी लेने हैं, हेड गियर प्रॉपर लेने हैं। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। जब आप ऐसे एल्टीट्यूड पे होते हो, ठंड का माहौल है, तो आपको लगता है कि पानी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी में पानी की सख्त जरूरत होती है। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपको ध्यान रखना है। बेटर है कि आप अगर जा रहे हैं इतने ऊंचे जगहों पे तो एक बार अपना मेडिकल जांच जरूर करवा लें, है ना। आप ओबेसिटी में नहीं होना चाहिए, आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होना चाहिए, कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं होना चाहिए, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं होना चाहिए। आप मेडिकली बिल्कुल फिट एंड फाइन आपको होना चाहिए, एज पर आपका वेट कंसीडर हो, लिपिड प्रोफाइल हो, है ना, आपका ब्लड शुगर हो। तो ये सब चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आंखों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, उसी को ध्यान में रखते हुए इस वक्त हम तीनों, इस सेटअप के जो 3 हिस्सेदार हैं, हम तीनों ही आंखों पर चश्मा लगा के बैठे हैं। आप इसे हमारी हीरोपंती ना समझें। मुझे जब ये सांस की परेशानी हुई तब हमारे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि किस तरह से मेरा शरीर धीरे धीरे अपने आप अनुकूलित होगा। श्रीनगर के आगे, जिसे इन्होंने मेडिकल टर्म में बताया, मैं उसको आम भाषा में बता रहा हूँ, अनुकूलन। हम किसी भी परिस्थिति के प्रति हम और हमारा शरीर ढले, धीरे धीरे हम उस ऑक्सीजन लेवल, उस हाइट के लिए अनुकूलित हो जाएं। तो ऑक्सीजन की जो महत्ता है हमारे शरीर में, उसके 2 सबसे बड़े शत्रु हैं, एक शराब और दूसरा धूम्रपान का सेवन, स्मोकिंग। उनका नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार पड़ता है जानते हैं। देखिए, मैं जैसे ये अभी पॉडकास्ट चल रहा है इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आप एक ऊंची जगह पे जा रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन डेंसिटी बहुत कम है, आपको नेचुरली ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। फिर अगर आप
स्मोकिंग, सिगरेट का सेवन करते हैं, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, तंबाकू इत्यादि का सेवन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सिगरेट के धुएं से फेफड़ों पे फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है फेफड़ों पे। आपकी जो ऑक्सीजन ट्रांसफर कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। यूजुअली हमारा हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक हीमोग्लोबिन का पार्ट 4 ऑक्सीजन के कण को लेके जाता है, लेकिन जब आप वही उसी जगह किसी धुएं का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वो 4 से 8 गुना ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी कहते हैं मेडिकल टर्म में, बट मैं आप वहां तक नहीं लेके जाना चाहूंगा। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि ये सब चीजें हमारे फेफड़े की इफिशियंसी को धीरे धीरे कम करता है। तो आपका नेचुरल जहां पे ऑक्सीजन की कमी है वहां पे आपको, और आप उस चीज को बहुत जल्दी एग्रेवेट कर दे रहे हैं। और अल्कोहल जो है, शराब का सेवन, मैं कहना चाहूंगा से नो टू अल्कोहल, दारू को कोई कुछ ना कहें, है ना। तो ये बस एक मजाकिया तौर पे था, बट स्ट्रिक्टली नो अल्कोहल इन रोड ट्रिप। सबसे पहली बात, हमारे ट्रैफिक एडवाइजरी भी यही कहती है कि आप दारू पी के गाड़ी ना चलाएं, है ना। और पहाड़ों पे आते समय तो बिल्कुल भी इसका ध्यान रखें, क्योंकि रोड ऐसे एक्सट्रीम हैं, ऐसे ऐसे कर्व हैं, ऐसे ऐसे एलिवेशंस हैं कि आपका जजमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इससे। और साइड बाय साइड आपको वो डिहाइड्रेशन और ज्यादा करता है, तो इससे आपके शरीर में जो भी वाटर लेवल है वो और कम हो जाएगा, जिससे आपको मसल क्रैम्प्स भी आने की प्रॉब्लम होती है। मसल क्रैम्प्स का आना, मांसपेशियों में खिंचाव, जकड़न, फेफड़ों में जकड़न, ये सब होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। जरूरी चीज देसी भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, वो ये कि अल्कोहल का जो अणुसूत्र है विज्ञान के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, वो कुछ ऐसा है कि आपके शरीर से H2O यानी कि पानी को वो काटता है। तो जब O यानी कि ऑक्सीजन उसमें से निकल गया तो जाहिर सी बात है आपके ब्लड में, आपके खून में ही ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो प्लीज, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तब भी और नहीं कर रहे हैं तब भी, जब तक आपका शरीर पूर्णतः अनुकूलित नहीं हो जाता ऊंचाई पर आने के बाद, कम से कम तब तक तो बिल्कुल भी शराब का सेवन ना करें। अब एक जरूरी चीज, कुछ ऐसे बेसिक इक्विपमेंट्स या किट में सामान आपके होने चाहिए जो आप हाइट पर आते समय अपने साथ लेकर कैरी करें, जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए जरूरी हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से उनकी इस विषय पर क्या सलाह है। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज है जो हमारा ऑक्सीजन लेवल। तो इसके लिए हमारे पास एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है। आजकल बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस में होते हैं, एप्पल के भी जो वॉचेस हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक्यूरेट होता है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी इफिशियंसी कितनी अच्छी है। हमारे इंडियन कंपनी को भी इस पे वर्क करना चाहिए। तो एक तरह से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करने के लिए ऑक्सीजन प्रोब जरूरी है। एक टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर, सपोज आपको बुखार आ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बुखार किस वजह से कितना है। दूसरी चीजें, एक यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है ब्लड प्रेशर के बढ़ने का। ब्लड प्रेशर की बढ़ने की वजह से हमारे दिमाग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। दिमाग की बहुत छोटी छोटी नसें जो है उसमें प्रेशर पड़ता है, कभी कभी वो फट भी जाती हैं, जिसको हम सेरेब्रल एडिमा कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं HACE, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा। और एक होता है जो फेफड़ों में हमारे पानी भरने लगता है, जो आप 18,000 फीट से ऊपर जाते हो। मैंने पर्सनली ये 18,000 खरदुंगला, उससे ऊपर थॉइस तक की जो एल्टीट्यूड है उसको भी कवर किया है। बट वहां पे, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से हूँ, चिकित्सा क्षेत्र से हूँ, तो मुझे अपने शरीर के बारे में पता भी है। तो हम ऐसे मेडिकल किट लेके, जब भी हम ऐसे रास्ते पे निकलते हैं तो हम मेडिकल किट लेके निकलते हैं, पूरी तरह से इक्विप्ड होके निकलते हैं, ताकि हमारे सामने आने वाला कोई भी राहगीर, कोई भी यात्री जिसको मदद की जरूरत हो, हम उसकी भी मदद कर सकें। तो हम अपने साथ एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक ब्लड प्रेशर नापने की मशीन, एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लस बेसिक जो हमारा फर्स्ट एड किट है वो हम अपने साथ, मैं अपने साथ हमेशा कैरी करता हूँ, जिससे हम किसी अनजान व्यक्ति की मदद कर सके जहां मदद ना पहुंच सके। तो हमारा एक बेस्ट ऑफ एफर्ट रहता है कि एज ए डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर किसी की हेल्प जितना ज्यादा कर सको उतना ज्यादा करना चाहिए आपको। एक घटना जो अभी मेरे साथ श्रीनगर में ही हुई थी, हम खाना खाने के लिए डल लेक के किनारे रुके और शाम का समय था। जैसे हम लोग खाना खा के वापस गाड़ी में बैठे हैं, मेरे दोनों हाथों के उंगलियों के ऊपर वाले पोरों में
झंझनाहट और सुई जैसा चुभना महसूस हुआ। तो मुझे लगा शायद मुझे अकेले को ही ये चीज हो रही है। तो मैंने उसी वक्त डॉक्टर साहब से सलाह ली कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर शिवम ने बोला कि मेरे भी हाथों में हो रहा है, ये सामान्य है। फिर उसके बाद वो जो मैंने आपसे बताया सांस की परेशानी मुझे थोड़ी सी हल्की सी हुई थी। तो इस तरह से डॉक्टर शिवम प्लीज बताइए, ऐसे कौन से शारीरिक सिम्टम्स हैं जो उठते हैं ठंडे वातावरण में आने पर, अचानक एक्सपोज होने पर, वो सामान्य है, बहुत ज्यादा घबराने की चीज नहीं है जिनमें? मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप ठंडे जगह पे या ऐसी बर्फीली वादियों में आप आ रहे हैं जी, टेम्परेचर यहाँ पे सब जीरो रहता है, -1, -2, -5, हमने अभी -7 डिग्री तक देखा यहाँ पे। जी जी जी। तो अगर हम प्रॉपर गियर्ड अप नहीं हैं तो ठंड हमारे ब्लड वेसल्स को धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट करती है। ब्लड वेसल्स ठंड से, जब हम हिंदी में बोलते हैं इसको सिकुड़ना, जब ये हमारे पेरीफेरी ब्लड वेसल्स जब हमारे सिकुड़ने लगते हैं तो वहां पे हमें ऑक्सीजन का संचालन नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी उंगलियां जो सिम्टम्स देती हैं, नमनेस, प्रिकिंग सेंसेशन, है ना, लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो जाता है, जिसमें हमारी नर्व्स अफेक्ट होने लगती हैं, जिसको हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। फ्रॉस्ट बाइट का सीवियर वो चिलब्लेंस भी है ना, जैसे बर्फ में होता है। बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में हमारे सोल्जर्स जो ग्लेशियर पे रहते हैं, उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनको चिलब्लेंस एंड फ्रॉस्ट बाइट की दिक्कत, प्लस हैपो और हैको, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा और हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा बहुत कॉमन है। इसलिए जैसे हमारे डिफेंस के डॉक्टर्स होते हैं, वो उनको जाने से पहले उनका एक अलग विशेष तरह का मेडिकल चेकअप होता है जिसमें हर चीज मॉनिटर की जाती है, तब वो फिट किए जाते हैं कि वो इस एल्टीट्यूड के लिए फिट हैं। तो ये थी मेडिकल फील्ड से संबंधित कई ऐसी जानकारियां, कई ऐसी सलाहें जो आप जैसे प्रकृति प्रेमियों के लिए थी, जो इतनी ऊंचाई पर आना चाहते हैं और जिन्हें संभवतः कुछ परेशानियां हो सकती हैं। असल में इस पॉडकास्ट को क्रिएट करने का, इस टॉक सेशन को, जिसका हमारा नाम रहता है सहज चर्चा, इस सहज चर्चा के एपिसोड को क्रिएट करने का हमारा सबसे पहला मकसद ये था कि जो परेशानियां मैंने या आम आदमी फेस करते हैं, जो मैंने की, और इनके विषय पर जो हमारे अनुभवी चिकित्सक, हमारे डॉक्टर साहब की जो राय थी, क्यों ना वो आप सभी से साझा की जाए, ताकि आप में से किसी को वो परेशानी होने वाली है तो कम से कम आप अभी से कुछ बचाव कर सकें। अगर ये जानकारी 10-20% भी आपके काम आ गई तो बड़ी कमाल की बात होगी। कितना अच्छा विचार होगा ये। दूसरा, इस वक्त 9000 फुट की ऊंचाई पर एक टॉक शो कहानी वाला यहां आए और सहज चर्चा यहां कैसे न करे। ये चैलेंज है, और चैलेंज में ही तो मजा है। स्टूडियो में बैठ के सेटअप एसी ऑन करके कोई भी कर लेगा। ये चैलेंज था कि हम ये साझा करें जानकारी ऐसे वातावरण में, और इतनी खूबसूरत, देखिए वादियां भी आपको दिखा दी भाई हमने, है ना, तो ये भी मजा रहा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप इसके कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा, हम उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी निजी तौर पर आपसे साझा करेंगे। बिल्कुल। इस एपिसोड को अंत तक लाते हुए क्या आपके कोई और विचार हैं, कोई ऐसी सलाहें जो आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे सर? आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, पहाड़ बेशक बहुत ही अच्छी जगह लगती है देखने में, बहुत अच्छा है। आप आइए, प्रॉपर प्लान करके आइए, प्रॉपर गियर्स लेके आइए, जहां भी ट्रैफिक एडवाइजरी है उसको फॉलो करिए, एंड कभी भी रैश ड्राइविंग मत करिए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो प्रॉपर हेलमेट, प्रॉपर हेड गियर, प्रॉपर बाइकिंग गियर्स आप पहन के आएं। और कभी भी आप एग्रेशन में उत्तेजित होकर पहाड़ को देख के अपने भावनाओं को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की तरफ ले जाके अपनी बेसिक चीज़ें ना भूलें आप। एक बड़ी ज़रूरी बात जो मुझे याद आ गई, डॉक्टर साहब ने मुझे पिछले 2-3 दिन लगातार ये बात बोली थी, और कहीं गलती से रह ना जाए। ज़्यादा उत्साहित होकर हमने बर्फ देखी और बचपना हमारे अंदर का बाहर आया, हम दौड़ के बर्फ में लोटे, भागे, बर्फ उछाली, सब कुछ किया। इस सब में जब आप इतनी ऊर्जा खर्च करते हैं तो आपके शरीर के अंदर खून से, ब्लड से ऑक्सीजन भी घट रहा होता है। इसलिए इतनी हाइट पर धीरे धीरे कोई भी एक्टिविटी करनी है। समझना है कि आनंद अपनी जगह पर है, सेहत अपनी जगह पर है। दूसरी बात, पानी बहुत पीना है, क्योंकि पानी का फॉर्मूला H2O,
तो वो जो ओ है इस वक्त उसकी आपको बहुत जरूरत है। तीसरी चीज, से नो टू अल्कोहल। जैसा इन्होंने कहा, दारू को कोई कुछ नहीं कहेगा जोक अपनी जगह पर, लेकिन हाँ, जब तक आपका शरीर अनुकूलित ना हो जाए तब तक, और समय समय पर कुछ ना कुछ खाते रहें, खाली पेट भी ना रहें और ओवर ईटिंग भी ना करें, क्योंकि अगर आप में से किसी को अगर हाइट पर वो वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है या आपका सिर चकराता है, तो वो आपके लिए अच्छा अनुभव नहीं होगा, वो कष्टदायी अनुभव बन जाएगा। बाकी इन वादियों का नजारा लेने एक बार तो जरूर आइए भाई। हम जो स्वर्ग की उपाधि देते हैं इन वादियों को, वो वाकई यूं ही नहीं देते हैं, बड़ी कमाल की जगह है। समय रुक जाता है, जीवन का ना अतीत याद रहता है ना भविष्य की चिंताएं याद रहती हैं। समय रुक जाता है, सिर्फ बर्फ, नजारे, ये पाइन ट्रीज, पहाड़ियां, कमाल की जगह है, जरूर आइए। मैं तो एक चीज और जी, ऐड प्लीज। करना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि लोग आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, छोटे बच्चों के साथ आते हैं। तो जैसे इतने ऊंचाई पे छोटे बच्चों के साथ आप आइए, बट एटलीस्ट आपको कुछ चीजें पता हो जाना चाहिए। जैसे एडल्ट में भी ये कॉमन है, बच्चों में भी कॉमन है। जब हम एल्टीट्यूड गेन करते हैं तो हमारे कान में एक अजीब तरह से एक प्रेशर डेवलप होता है। बिल्कुल। जब हम पानी पीते हैं, हमारे कान का जो कनेक्शन गले में यूस्टैचियन ट्यूब, जिसको प्रेशर बैलेंसिंग ऑर्गन कहते हैं, वो चीजें क्या होता है, जब हम कुछ गटकते हैं तो प्रेशर, कान का प्रेशर हमारे गले के थ्रू निकलता है। बट इसमें क्या होता है कि अगर आप कान में बहुत हैवीनेस फील कर रहे हैं, आप बच्चे को फीड नहीं करा रहे हैं, बहुत बार ऐसे हवाई जहाज की यात्रा में भी एक 35,000 40,000 की फिट पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। एक बार तो मेरे सामने भी ऐसे ही हुआ था कि एक बच्चा, उसको बहुत ज्यादा मेडिकल इमरजेंसी थी, तो उसमें मैं ही डॉक्टर था जिसने उसको बचाया। मैं क्रेडिट नहीं लूंगा इस चीज का, बिकॉज दैट इज माई रिलीजन, ह्यूमैनिटी इज माई रिलीजन। तो इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरूर आप पानी पिएं और कुछ न कुछ आप थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें, सो दैट आप जब भी एक मैन्यूअर कर रहे हैं, गले की ये जो हड्डियां हैं इसको जब मूवमेंट कर रहे हैं, तो प्रेशर अपने आप बैलेंस हो रहा है। अदरवाइज आपके कान में के पर्दे में प्रेशर की वजह से फटने की संभावनाएं भी रहती हैं, स्पेशली बच्चों में। बच्चे रोते बहुत हैं और वो माँ को बता भी नहीं सकते, जो सबसे बड़ी दुविधा होती है। बिल्कुल, वो अबोध हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कैसे ये संदेश उन तक पहुंचाएं कि असल में किस हिस्से में दर्द है। तो वो सिर्फ रोते हैं और माएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि शायद बच्चा भूखा है या उसको नींद आ रही है। जैसा कि हमारी इन चर्चाओं का सेशन कहलाता है सहज चर्चा, आप देख सकते हैं कितने सहज रूप से हाथों में माइक पकड़ के बस कुर्सी पर बैठ के हमने आज की ये टॉक शो, ये टॉक सेशन, सहज चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की। आशा है अगली बार भी कोई ऐसा चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर मेरे पास होगा जब मैं कोई महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी जो आपके काम की है वो आप तक लेकर आऊंगा। एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर शिवम का कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा की, आपको गाइड किया। हमारे इंजीनियर बाबू जिन्होंने हमारा ये कैमरा संभाल के रखा, उनका आभार कि उनके कारण हमारे शॉट टिल्ट नहीं हुए, कोई एक्सीडेंटली कैमरा फॉल नहीं हुआ। और ईश्वर का आभार कि उसने ये संयोग बनाए कि हम इन वादियों में हैं और आपसे इस प्रकार बात कर पा रहे हैं। इजाजत लेते हैं, धन्यवाद।